नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी विषय संघर्ष के स्वरूप और उसका महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। मेरे YouTube चैनल पर आपको सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, प्रेरणात्मक और समाजशास्त्र विषय के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। सामाजिक जीवन में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और समाज में सामाजिक संगठन के निर्माण में सामाजिक प्रक्रियाओं का बड़ा महत्व है, महत्वपूर्ण योगदान है। सहयोग और संघर्ष दोनों प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं इसी समाज में पाई जाती हैं जो संगठन का निर्माण करती हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती हैं, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं। संघर्ष के स्वरूप के संबंध में यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में संघर्ष का रूप, स्वरूप, प्रकार एक दूसरे से भिन्न भिन्न देखने में आते हैं। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विचार व्यक्त किए। मैकाइवर और पेज ने संघर्ष के दो मुख्य स्वरूपों, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष का उल्लेख किया है। संघर्ष प्रत्यक्ष तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर संघर्ष करने लगते हैं। पति पत्नी के मध्य होने वाला संघर्ष और विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच होने वाले सांप्रदायिक झगड़े अथवा दो देशों के बीच होने वाले युद्ध इस प्रत्यक्ष संघर्ष के उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष संघर्ष के अंतर्गत यह वह स्वरूप है जिसमें विभिन्न पक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के हितों, एक दूसरे की लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी शक्ति के माध्यम से बाधा उपस्थित करते हैं। इसमें संघर्ष करने वाले किसी निश्चित व्यक्ति अथवा समूह की पहचान कर पाना कभी कभी कठिन हो जाता है। गला काट प्रतियोगिता, विभिन्न प्रकार के आंदोलन और शीत युद्ध के रूप में यह अप्रत्यक्ष संघर्ष देखने में आता है। क्योंकि अप्रत्यक्ष संघर्ष में संघर्ष करने वाला व्यक्ति हमारे समक्ष नहीं होता, इसलिए अनेक बार यह पता नहीं चलता कि संघर्ष किसके साथ है। विभिन्न उद्योग धंधों के जो उद्योगपति हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं उद्योग धंधों में काम करने वाले, वे इस बात का प्रयास करते हैं कि वह अपने उत्पाद को अधिकतम बाजार में भेज सके, उससे अधिकतम लाभ को प्राप्त कर सके और इसके लिए वे दूसरे प्रतियोगी को, जो दूसरा उनका और उत्पादक है, उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यह अप्रत्यक्ष संघर्ष का ही उदाहरण है। किंग्सले डेविस ने संघर्ष को आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष जैसे दो भागों में विभाजित किया है। आंशिक संघर्ष वह संघर्ष है जिसमें दो पक्षों के बीच किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समझौता तो हो जाता है, लेकिन उस समझौते को लागू करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों को लेकर उनके मध्य विवाद और विरोध चलता रहता है। दूसरी ओर पूर्ण संघर्ष वह है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह बल प्रयोग के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। संघर्ष की व्यापकता के आधार पर समाजशास्त्रियों ने इसे मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया है। व्यक्तिगत संघर्ष। व्यक्तिगत संघर्ष संघर्ष का वह प्रकार है जिसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अथवा एक समूह का दूसरे समूह से व्यक्तिगत आधार पर, जान पहचान के आधार पर, जाना पहचाना प्रतिभागी को जानते हुए, प्रतियोगी को जानते हुए संघर्ष होता है। जातिगत संघर्ष। जातिगत संघर्ष संघर्ष का वह प्रकार है जिसमें जातिवाद की संकुचित भावना के कारण विभिन्न जातियां अलग अलग गुटों में बढ़ जाती हैं और एक दूसरे के साथ संघर्ष करती है। जातियों के मध्य होने वाला संघर्ष और एक ही जाति के अंदर होने वाला संघर्ष भी इस जाति संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और भारतवर्ष में चूंकि प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था है, निर्वाचन प्रणाली है, मताधिकार है,
इस माध्यम से सत्ता के अधिकतम पास पहुंचने के लिए विभिन्न जातियां अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं और उनको जिताने के लिए जातिगत विद्वेष तक फैलाती हैं, जातिगत संघर्ष करती हैं। वर्ग संघर्ष औद्योगिक समाजों की विशेषता है, जिसमें पूंजीपति और श्रमिक एक दूसरे के साथ अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि दोनों के स्वार्थ अलग अलग हैं। श्रमिक चाहता है कि उसे अधिकतम वेतन मिले, अधिकतम सुविधाएं मिले। व्यापारी चाहता है, मिल मालिक चाहता है, उद्योगपति चाहता है कि उसको व्यापार में बहुत अधिक लाभ मिले और वो लाभ प्राप्त करने के लिए कम देना चाहता है। तो इस तरह से पूंजीपति और श्रमिक के बीच में जो संघर्ष चलता है वह वर्ग संघर्ष कहलाता है। प्रजाति संघर्ष का वह प्रकार है जिसमें एक प्रजाति दूसरी प्रजाति की तुलना में अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरी प्रजाति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करती है। और इस प्रक्रिया में जो निम्न जाति है, वो निम्न प्रजाति जो है, वो अपनी निम्नता को मानने को तैयार नहीं होती और इसके आधार पर उनके मध्य संघर्ष पाया जाता है। काली और गोरी प्रजाति के मध्य होने वाला संघर्ष इसका उदाहरण है। राजनीतिक संघर्ष मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के बीच में होता है, जो शक्ति के प्रयोग द्वारा एक दूसरे को सत्ता में पहुंचने से रोकने का प्रयत्न करते हैं और स्वयं सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये राजनीतिक संघर्ष दो प्रकार से भी देखने में आता है। एक तो दो दलों के मध्य जो अपनी सत्ता चाहते हैं, दूसरा एक ही दल के लोगों के मध्य, क्योंकि वह सब अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि उनका दल सत्ता में आए काम करते हैं, परंतु उनका व्यक्तिगत हित भी होता है कि वह उस सत्ता में भागीदार बने, वह स्वयं सत्ता के हिस्से के रूप में चुने जाएं। इसलिए राजनीतिक संघर्ष एक दल के लोगों के मध्य भी देखने में आता है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का वह प्रकार है जिसमें एक या एक से अधिक देश मिलकर अपना अलग गुट बना लेते हैं और वह उस के माध्यम से अपने गुटी हितों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं और दूसरा जो गुट होता है उस दूसरे गुट को अपने अधिकारों के माध्यम से दबाने का प्रयास करते हैं, अपने लिए ज़्यादा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे संघर्ष का स्वरूप अधिकतर विभिन्न प्रकार के युद्धों के रूप में देखने में आता है। संघर्ष का सामाजिक जीवन में महत्व। साधारणतः यह समझा जाता है कि संघर्ष एक असहयोगी और पृथक्करण करने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, और चूंकि यह असहयोगी और पृथक्करण करने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए इसे समाज में वांछित नहीं माना जाता। यह अवांछित प्रक्रिया है। यह सच है कि संघर्ष की प्रक्रिया के कारण समाज में तरह तरह के तनाव, विरोध और हिंसा जन्म लेती है, लेकिन समाज के विकास और सामाजिक संगठन के विकास में, समाज में संगठन को निर्मित करने में भी संघर्ष की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान है। और यही कारण है कि हम पाते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के आरंभिक काल से लेकर आज तक संघर्ष की प्रक्रिया सभी समाजों में पाई जाती है। इतिहास बताता है कि युद्ध की दशा में यह प्रक्रिया विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने में बहुत सहायक भूमिका अदा करती है। एक ही देश के अंदर कम विभिन्न आंदोलन के रूप में संघर्ष की दशा पैदा हो जाए, यह जानकारी नहीं होती। जब सामाजिक असमानताएं कम होने लगती हैं, तब सामाजिक सुधार को प्रोत्साहन देने में इस प्रक्रिया का एक विशेष योगदान होता है। इसका अर्थ यह है कि संघर्ष की प्रक्रिया व्यक्तियों को जागरूक बनाकर सामाजिक संगठन को बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करती है। यूटर और हार्ट ने लिखा है कि संघर्ष आत्मचेतना और सामूहिक चेतना का आधार है, साथ ही यह इनके विकास का कारण भी है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप समाज में सामाजिक एकीकरण में वृद्धि होती है। डेविस का कथन है कि अनेक दशाओं में संघर्ष एक पृथकतावादी प्रक्रिया न रहकर एकीकरण करने वाली प्रक्रिया बन जाती है। इसका कारण यह है कि विशेष दशाओं में जब सहयोग को समाज में नहीं पाया जाता या
ये दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज को सहयोग के आधार पर जब संगठित करना संभव नहीं हो पाता, तब संघर्ष की सहायता से समाज की अनेक बुराइयों को दूर करना संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि एक कारखाने में काम करने वाले लोग केवल सहयोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही अपने उचित अधिकारों को प्राप्त कर सकें। वह सहयोग के माध्यम से उस संस्थान में उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, परंतु अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें संघर्ष करना होता है और संघर्ष के माध्यम से ही वह अपने लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त कर पाते हैं। कोजर उन प्रमुख विद्वानों में से एक है जो ये मानते हैं कि समूह में आंतरिक एकता और संगठन को बनाए रखने के लिए संघर्ष एक आवश्यक दशा है। संघर्ष सामूहिकता में वृद्धि करता है। संघर्ष के कारण समाज में सामूहिकता की भावना में वृद्धि होती है। संघर्ष की दशा में विभिन्न समूहों और व्यक्तियों को जिन नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं से निपटने के लिए वह अपने व्यवहार के ढंगों पर पुनर्विचार करने लगते हैं। इससे उनमें समान प्रकार की भावनाएं और विचार विकसित होते हैं और यह सामूहिकता में वृद्धि का एक कारण बन जाता है। शक्ति का संतुलन बनाए रखने में भी संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोजर का कथन है कि समाज में शक्ति को संतुलन को बनाए रखने में संघर्ष एक उपयोगी भूमिका निभाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शासक वर्ग के पास जहां कानूनी शक्ति होती है, सत्ता की शक्ति होती है जिसके माध्यम से शासक वर्ग शासन करता है, वहीं जनसाधारण के पास संख्या और संघर्ष की शक्ति होती है और इसी कारण शासक वर्ग अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर पाता। संघर्ष के भय के कारण ही पूंजीपति श्रमिकों का शोषण नहीं कर पाता। संघर्ष की संभावना को दूर करने के लिए ही सरकार इस प्रकार के कार्यक्रमों को लागू करती है जो जनसाधारण के लिए लाभप्रद हितकारी होते हैं। संघर्ष की प्रक्रिया लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करके समाज में शक्ति का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संघर्ष व्यक्तित्व के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैकाइवर ने लिखा है कि व्यक्तित्व के निर्माण और विकास में संघर्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी समाज में जब संघर्ष की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण बन जाती है, तब व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करने लगते हैं। इससे लोगों में अनुकूलन, आत्मसात और निर्भीकता के गुण आते हैं। यही गुण व्यक्तित्व के विकास के वास्तविक आधार हैं। संघर्ष की प्रक्रिया व्यक्तियों को अपनी परिस्थितियों से जूझने का अवसर देकर उन्हें अधिक परिश्रमी बनाती है और यह सब व्यक्तित्व के विकास का एक बड़ा आधार बनते हैं। सामाजिक विकास में भी संघर्ष अपनी भूमिका निभाता है। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि मानव जीवन के विकास का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वे मानते हैं कि आदिम सभ्यता से लेकर आज की विकसित सभ्यता तक पहुंचना संघर्ष के कारण ही संभव हुआ है। जब कभी भी विभिन्न समूहों अथवा वर्गों के बीच संघर्ष होता है, तब एक नई व्यवस्था का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है, जिससे संघर्ष की संभावना कम से कम हो जाती है और यही दशा सामाजिक विकास का आधार बनती है। सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण करने में भी संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरिल और एलरिच के शब्दों में समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता व्यक्तियों को उनकी योग्यता और कुशलता के आधार पर विशेष स्थिति का मिलना है। संघर्ष वह प्रक्रिया है जो विभिन्न आधारों पर इस बात का निर्धारण करती है कि कौन व्यक्ति अथवा समूह कितना अधिक योग्य, कुशल और शक्तिशाली है। इससे समाज में व्यक्तियों की परिस्थिति का निर्धारण स्वयं ही हो जाता है। अनेक विद्वान मेरिल के इस कथन से सहमत नहीं हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि आधुनिक समाजों में होने वाले संघर्ष पूरी तरह अनियंत्रित नहीं होते। इस कारण मेरिल का कथन कुछ सीमा तक सही भी हो सकता है। आज समाजशास्त्र में एक नया संप्रदाय विकसित हुआ है जिसे
संघर्ष संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय की मान्यता है कि वर्तमान दशाओं में संघर्ष एक पृथकतावादी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि व्यक्ति और समाज के लिए संघर्ष की प्रक्रिया अनेक उपयोगी कार्य करती है। इस संप्रदाय के, संघर्ष संप्रदाय के जो प्रमुख समर्थक हैं उसमें डेहरेनडॉर्फ, कोजर और पार्सन्स प्रमुख हैं। आज अनेक नियमों के द्वारा संघर्ष को इस प्रकार व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया जाता है जिससे इसका उपयोग एक समाज विकास के, व्यक्तित्व के विकास के उपयोगी साधन के रूप में किया जा सके। हड़ताल, धरनों, घेराव, बंद आदि के भी अपने नियम होते हैं जिससे संघर्ष अनियंत्रित रूप न ले सके। मेरा विश्वास है कि संघर्ष के स्वरूप और उसके महत्व से संबंधित, सामाजिक महत्व से संबंधित ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।